ओके। हाँ बोल। वर्ड स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग क्या है कि हमारी एक दूसरे लोगों के साथ क्या क्लोजनेस है, हम दूसरे लोगों के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे हमको उनके साथ रहना कितना क्लोज लेवल पे पसंद है, हम कितना लोगों से दूर रहना चाहते हैं, कहीं पे क्लोज रहना चाहते हैं। वो चीज हम देख सकते हैं हैंडराइटिंग में वर्ड स्पेसिंग से। जो हम ग्राफोलॉजी में कुछ चीज देख सकते हैं वो कभी हम दूसरी मोडालिटी में नहीं देख सकते। जैसे न्यूमरोलॉजी हो गया, वहां पे हम पर्सनालिटी तो देखते हैं, मगर उसको दूसरे लोगों के साथ क्लोज रहना पसंद है या नहीं पसंद है, वो सिर्फ और सिर्फ ग्राफोलॉजी के साथ ही समझ में आएगा। उसके अलावा नहीं, कुंडली से भी ये चीज समझ में आएगी। तो जो बंदा सेल्फ सेंटर है, उसको आसपास में कोई नहीं चाहिए, ये सब सिचुएशन है उसकी, जो मेंटल स्टेट है, वो हम ग्राफोलॉजी से बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसलिए जनरली हम जैसे कुंडली मिलान करते हैं लाइफ में, वैसे ही हमको ग्राफोलॉजी से दोनों के हैंडराइटिंग सैंपल मैरिज के पहले एक दूसरे के साथ उनकी कॉम्पेबिलिटी कितनी है वो चेक करने से पता चल जाएगा। जैसे कोई लड़की है, वो ग्रुप में रहना पसंद नहीं करती है, ऐसा आपने हैंडराइटिंग में देखा, तो वो वर्क फ्रॉम होम करना भी उसको पसंद आएगा। और दूसरा, वो बहुत बड़े फैमिली में एक हिस्सा बन के रहने में वो हैप्पी नहीं रह पाएगी, वो भी हो सकता है। तो ग्राफोलॉजी बहुत अच्छी इंसाइट देता है पर्सनल की पर्सनालिटी ट्रीट के बारे में। तो इसीलिए ये बहुत अमेजिंग साइंस है। वर्ड स्पेसिंग दिखाता है हम हमारे आसपास के लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ कितना कोऑपरेट करते हैं, उनके साथ कितने क्लोज लेवल पे है। नैरो वर्ड स्पेसिंग, यहाँ पे सैंपल दिया है। आप देख सकते हैं कि एक दूसरे वर्ड के साथ बहुत नैरो वर्ड स्पेसिंग है। आपने कभी बहुत छोटे बच्चों के हैंडराइटिंग देखेंगे ना, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में है, जो बेटा, जो बच्चे जनरली माँ बाप के बिना एक दो घंटा भी नहीं रहते, उनके सराउंडिंग में कोई ना कोई रहता है, उनका वर्ड स्पेसिंग देखिएगा बहुत कम होगा। इसमें दिखा है ना, उससे भी कम वर्ड स्पेसिंग होगा। मतलब ना के बराबर जगह छोड़ी है। वो लोग बिल्कुल अकेले नहीं रह पाते। कई बड़े लोग भी ऐसे होते हैं कि वो एकदम वर्ड स्पेसिंग बहुत नैरो छोड़ते हैं, नहीं के बराबर। वो लोगों के लिए अकेले रहना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वो अकेले रह ही नहीं पाते। अगर रात को सब घर वाले बाहर जा रहे हैं, तो रात को उनके साथ सोने के लिए किसी को बुलाना पड़ेगा, उनको साथ रहने के लिए, या तो उनको किसी के घर पे भेजना पड़ेगा कि भाई आप 2 दिन यहाँ पे रहो, आप साथ में नहीं आ रहे हो एग्जाम की वजह से, जो भी सिचुएशन है। मगर वो आपको अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि नैरो वर्ड स्पेसिंग वाले कभी अकेले नहीं रह सकते। दे आर वेरी कंफर्टेबल विथ ग्रुप। आइसोलेशन में वो नहीं रह पाते हैं। एवरेज वर्ड स्पेसिंग, ये लोग सब तरह से कंफर्टेबल है। वो किसी के कोई भी सिचुएशन में एडजस्ट हो जाते हैं, हो सकते हैं, राइट। और वो अपने आप को डिटेच भी कर लेते हैं और अटैच भी कर लेते हैं। तो दिस इज आइडियल, बोल सकते हैं कि वर्ड स्पेसिंग है। वाइड वर्ड स्पेसिंग, ये लोगों को अपनी प्राइवेसी चाहिए, वो अपनी प्राइवेसी को भी रिस्पेक्ट करते हैं और दूसरे लोगों की प्राइवेसी
को भी रिस्पेक्ट करते हैं। और उन लोगों का एक छोटा सा ग्रुप होता है, उनको बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाने में इंटरेस्ट नहीं, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट में जाने का इंटरेस्ट नहीं है, और बहुत बड़ा सोशल फंक्शन में जाना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, छोटी पार्टी है, छोटा गेट टुगेदर है, क्लोज सर्कल वाला है, वहां पे वो कंफर्ट जोन फील करते हैं, मगर बहुत बड़े ग्रुप में जाना वो फील नहीं करते हैं कंफर्ट जोन। जिनकी वर्ड स्पेसिंग बहुत वेरिएबल है, वो लोग कभी अपने हिसाब से लोगों के से जुल मिलते हैं, और अपने हिसाब से दूर भी हो जाते हैं। वो उनका माइंड है तो वो दोनों साइड चलता है कि भाई उनको जहां पे चॉइस में आता है कि भाई मुझे ये करना है, तो दे कैन डू। यहाँ पे किसी ने व्हाइट बोर्ड से मार्क कर दिया है। और नमस्ते मैम, मेरे से हाथ चल गया था, कोई कोई बटन दब के के। कोई बात नहीं। जी सॉरी मैम। हाँ, सडन चेंजेस इन वर्ड स्पेसिंग। कई बार कई लोगों के पास आप सिंपल लिखाएंगे ना, तो वो लिखेगा कि आई लव माई वाइफ एक्स वाई जेड, जो उसका नाम है राधिका, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो उसने लिखा आई लव माई वाइफ राधिका। तो उसने माई वाइफ राधिका, उसमें उसने डिस्टेंस कितना छोड़ा है, या तो उसमें क्लोजनेस कितनी है, उस पर से आपको उसकी इमोशंस का अंदाजा आ जाएगा। अगर बहुत स्पेस देख के लिखा है आई लव माई वाइफ, और ज्यादा स्पेस के बाद नाम लिखा है, यानी वो बंदा शो करता है कि ही लव्स हिज वाइफ, मगर हो सकता है उसको कुछ जगह पे उसकी कुछ बात नहीं पसंद है, इसलिए वो दोनों के बीच में कहीं पे कुछ डिस्टेंस भी है। इट्स नॉट अबाउट वाइफ। आई आप किसी के जैसे कोई बच्चे ने लिख दिया है लव माई स्कूल, गोइंग टू स्कूल, और उसमें बीच में बहुत गैप है, तो समझ जाना है कि भाई बिटवीन द लाइन समझना ग्राफोलॉजी में बहुत जरूरी है, तभी आप एक्चुअली ग्राफोलॉजी रियल वे में रीड कर पाएंगे। तो बिटवीन द लाइंस का साइंस है। और कई बार कोई बंदा किसी के बारे में, माय मी एंड माय फ्रेंड एंजॉय द ट्रिप्स एंड गोइंग टुगेदर, तो मतलब वो फ्रेंड के साथ बहुत क्लोज फील करता है, इसीलिए उसकी वर्ड स्पेसिंग कम हो जाती है। Letter spacing. Time space between is distance between two constructive letter of a word. The spacing between letters indicate the amount of time you give to yourself on a personal front. आप अपने पर्सनल को, अपने आप को कितना टाइम देते हो, वो एक लेटर के साथ दूसरा लेटर कैसे आप करते हो उसके साथ आता है। वाइड लेटर स्पेसिंग, एक वो लेटर के बाद दूसरा लेटर थोड़ी ज्यादा स्पेस लेके आता है, तब हम बोल सकते हैं कि पर्सन को अपने हिसाब से अपने लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए।
रही जो उसको मिरर के सामने बैठना पसंद है, मेकअप करने में टाइम लगाना पसंद है, वो अपने लिए बहुत टाइम अलॉट करता है। उसके मी माई सेल्फ फर्स्ट, मी मी फर्स्ट, वो उनका थोड़ा एटीट्यूड रहता है। नैरो लेटर स्पेसिंग, पर्सन जो अपना टाइम दूसरों को देता है, वो उसकी लेटर स्पेसिंग बहुत कम रहती है एक दूसरे लेटर के साथ। दे हैव लॉट ऑफ टाइम फॉर अदर पीपल इन देयर लाइफ। दूसरों को वो लोग अपना टाइम डिवोट करते हैं, कहीं पे समाज के लिए कुछ काम करते हैं, कुछ सेवा करते हैं। ऐसे लोग हैं, उनकी लेटर स्पेसिंग बहुत नैरो होती है। एंटेंगल लेटर स्पेसिंग, जो लेटर एक दूसरे के साथ एंटेंगल हो जाते हैं, वो लोग कंफ्यूज होते हैं, और वो अपने अपने शेड्यूल के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में, अपने वर्क के बारे में क्लियर नहीं होते हैं। और इसी के हिसाब से वो एक्शन उनका अच्छा नहीं रहता है, एक्शन में वो क्लियर नहीं होते हैं, उनके डे टू डे वर्क में वो ज्यादा क्लियर नहीं होते हैं। वेरिएबल लेटर स्पेसिंग, वो कई बार अपने आप को बिजी रखना भी पसंद करता है, कई बार अपने लिए टाइम भी रखना पसंद करता है, तो वो उसके मूड स्विंग्स थोड़े ज्यादा रहते हैं, और उसकी चॉइसेस चेंज रहती है टाइम के बारे में। राइट, तो वो थोड़ा एडजस्टेबल भी होता है। बेस लाइन, हम जो लिखते हैं प्लेन पेपर पे, वहां पे एक लाइन, इनविजिबल मगर लाइन क्रिएट होती है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव और गोल ओरिएंटेशन दिखाता है कि हमारा लाइफ में ऑब्जेक्टिव कैसा है, हम गोल के लिए कैसे काम करते हैं, हम गोल ओरिएंटेड, हमारा माइंडसेट कैसा रहता है। राइट, जैसे हम प्लेन पेपर सीट पे लिखाने का वही कारण है कि हम बेस लाइन जो लिखते हैं, उसका बेस लाइन कैसे बनता है वो हम देख पाते हैं, इसीलिए हम प्लेन पेपर पे लिखवाते हैं। नॉर्मली सब हम स्कूल्स वगैरह में होता है कि हम जो भी लिखते हैं वो एक रूल पेपर पे लिखते हैं, रूल्ड वाले नोटबुक रहती है। हाँ, जैसे ड्राइंग के लिए है, हमारा अनरूल्ड प्लेन पेपर रहता है, क्योंकि अगर फ्रीडम नहीं मिलेगा तो क्रिएटिविटी बाहर नहीं आएगी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं बेज लाइन यानी इनविजिबल, जो प्लेन पेपर पे भी लिखा हुआ, मगर वो हैंडराइटिंग कैसे जा रहे हैं उस पर से हमको बेस लाइन समझ में आती है। आज एक्चुअली मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, वरना मैं आपको ग्राफोलॉजी की एक पर्टिकुलर स्केल आती है, वो स्केल को नाम तो मुझे याद नहीं है, उसका मैं फोटो भेजूंगी, तो उससे आपको बेसलाइन और वो स्लांट कितना, वो सब के लिए आपको, अगर सीरियसली ग्राफोलॉजी समझना चाहते हैं, उसकी ज्यादा कॉस्ट नहीं है, 50 या 100 रुपीज की स्केल आती है, मगर वो ग्राफोलॉजी समझने के लिए, बेसलाइन समझने के लिए और वो सब के लिए आपको बहुत अच्छा यूजफुल रहेगी। मैम आप व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। हाँ, व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी। हम लिखते हैं तो हमारा, हम लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, हम जाते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे पास्ट के साथ और फ्यूचर के साथ कैसे बिहेव करता है, कैसे रिएक्ट करता है, कैसे सोचता है, वो हम पेपर पे दिखेंगे बाय बेस लाइन के। हम फ्यूचर रिगार्डिंग हम पॉजिटिव ऑप्टिमिस्ट है, या हम वहां पे डिप्रेशन फील कर रहे हैं फ्यूचर रिगार्डिंग, वी आर नॉट श्योर, आइदर वी आर फीलिंग सच ए डिप्रेशन अबाउट अवर फ्यूचर, हमको वहां पे
टेंशन है, पॉजिटिविटी नहीं फील हो रही है कि आगे जाके मेरा प्रोग्रेस होगा। या तो हम खुद अगर हम खुद मतलब, या कोई भी बंदा अगर डिप्रेशन फील कर रहा है तो उसकी बेसलाइन में वो डेफिनेटली दिखता है। इवन इफ जो बंदे के माइंड में सुसाइडल थॉट्स चलते हैं और उसके लिए वो सोच रहा है ज्यादा सीरियसली, वो भी आपको बेसलाइन से पता चल जाता है। तो इसीलिए बेसलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बेसलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ रिवेल करती है, मगर कई बार हम हैंडराइटिंग लेते हैं, वो चीज बताती है, वो एट ए प्रेजेंट मोमेंट का उसका माइंडसेट है। उसको परमानेंट मान के नहीं चल सकते। कोई भी हैंडराइटिंग का सैंपल लिया, आज मैंने सैंपल लिया, वही बंदे का एक हफ्ते के बाद अगर हम सैंपल लेते हैं, तो जैसे हमारे पास कोई बंदा आया, उसका शाम को हमने 6 बजे सैंपल लिया, सुबह उसके घर में 10 बजे झगड़ा हुआ, उसको ह्यूमिलेट किया गया और कुछ उस ऐसी सिचुएशन बनी, तो वो बंदा थोड़ा डिप्रेस रहेगा। तो उस दिन उसके सैंपल लिए जाएंगे, उसमें उसका डिप्रेशन दिखाई देगा। और वही एक 4-5 दिन के बाद उसकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट बनती है, और वो बंदे का माइंडसेट चेंज हो जाता है, वो ऑप्टिमिस्ट हो जाता है कि नहीं, अभी मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, मेरी लाइफ में मुझे जो चाहिए वो गोल की ओर अपने आप को फील करता है कि आगे बढ़ रहा हूँ। तो वो उसके हैंडराइटिंग में डेफिनेटली पॉजिटिव एटीट्यूड आपको दिखाई देगा। तो हैंडराइटिंग का सैंपल किसी का परमानेंट मेंटल स्टेट नहीं हो सकता। ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है जब भी आप सैंपल एनालिसिस करें। तो कि ये शायद किसी का बहुत डिप्रेसिव हैंडराइटिंग देखो, तो उसका हैंडराइटिंग सैंपल ले लो और उसको एक हफ्ते बाद या 10 दिन के बाद फिर से उसका हैंडराइटिंग सैंपल लेके पढ़ो। क्योंकि वहां पे कई बार कुछ इवेंट वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ऐसा हो सकता है, मगर उसका वो जो है वो ओरिजिनल राइटिंग नहीं आपको मिलेंगे। रिजिड स्ट्रेट बेस लाइन जो लिखते हैं ना, वो एग्जैक्टली लगता है कि भाई ये नीचे लाइन लगा दो, स्केल लगा दो, तो लगेगा कि भाई आप, जैसे एग्जांपल यहाँ पे हम ये लाइन करेंगे ना, आपको लग रहा दिख रहा है ना कि पूरी स्ट्रेट लाइन आ रही है, एकदम स्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि भाई ये बंदा जो लिख रहा है वो उसका एकदम रिजिड है। आपको इनविजिबल लाइन दिखेगी कि भाई हाँ, लाइन पे लिखा हुआ इतना स्ट्रेट, राइट। तो ये लोग बहुत स्ट्रेस फील करते हैं, शायद उनका जो एनवायरनमेंट है, हो सकता है उनके पेरेंट्स में से कोई आर्मी या तो पुलिस में ऐसा हो, और उनको पूरा का पूरा डिसिप्लिन में ही रहने का उनको लाइफ में फोर्स किया गया हो कि इतने बजे ये करना है, आपको ऐसे फॉलो करना है, ऐसा शेड्यूल टाइटली फॉलो करना है। तो ये लोग हैं बहुत अपने आप का सेल्फ कंट्रोल करते हैं कि वो पूरा डिसिप्लिन में रहे, अपने बिहेवियर अपने थॉट तक को
बहुत कंट्रोल करते हैं, मगर कई बार ऐसा हैंडराइटिंग वाले लोग में एक सडन चेंज ब्रस्ट आ सकता है, क्योंकि ये उनको फोर्स किया गया हुआ है। तो इट्स नॉट ए नेचुरल, तो वो अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा उनको फैमिली में किसी मेंबर है, वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, उसने ऐसा सिखाया है। स्ट्रेट बेस लाइन आप यहाँ पे दिखेंगे, देखेंगे कि भाई एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। मगर वो रिजिड की तरह नहीं है। तो वो ये है कि भाई दे आर वेरी गुड इन प्लानिंग, वो थोड़ा आगे का प्लान करके चलते हैं। और वो लोग ऑर्डर को भी फॉलो करते हैं, ऑर्गेनाइज भी बहुत रहते हैं। और वो अपना शेड्यूल से लेके अपना डे टू डे टाइम फिजिकल मेंटल एक्टिविटी से लेके उनको रेगुलर एक लाइफ के रूटीन में जीना बहुत पसंद है, और वो रूटीन पे स्टिक रहते हैं। अगर उनके रूटीन में है कि मुझे डेली एक्सरसाइज करना है, या डेली डायरी लिखनी है, डेली मेडिटेशन करना है, तो दे आर वेरी गुड इन फॉलोइंग देयर रूटीन्स। और उसी हिसाब से अ, वो अपने गोल और अपने जो टारगेट है वो अचीव करने में भी पूरा फोकस रहते हैं, कि ये लोग अपने अ, उसको क्या चाहिए उसके बारे में वो क्लियर रहते हैं। हाँ, उनके गोल बहुत ज्यादा हायर लेवल के नहीं रहते हैं, क्योंकि वो एक रूटीन फॉलो करता है। रूटीन फॉलो करता है तो दे वांट, अगर वो मैनेजर लेवल पे है तो वो मैनेजर लेवल पे ही वो अपनी जगह पे कायम रहना चाहते हैं। उनको बहुत ज्यादा अप जाना पसंद नहीं है, और नहीं तो डाउन जाना पसंद है। तो उसी हिसाब से वो लाइफ जीते हैं, कि वो जहां पे है वहां पे स्टेबिलिटी के साथ खड़े रहे। वेवी बेस लाइन यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ से हम लाइन खींचते हैं खींचते हैं। देखा, वेव्स की तरह जा रही है लाइन। ऐसे लोग जिनका बेस लाइन पूरा वेवी है, उनका कोई माइंडसेट एक फिक्स नहीं रहता, उनके टारगेट गोल वगैरह वो फिक्स नहीं रहते हैं। वो लोग मेंटली थोड़ा एक थॉट पैटर्न में अनस्टेबिलिटी हो सकती है, और थोड़ा उनका प्लानिंग अच्छा नहीं रहता है। वो फ्लेक्सिबल रहते हैं प्लानिंग के हिसाब से, और वो लोग अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं। और वो कभी भी क्या है कि अपने वो कभी भी समझो कि एकदम कुछ अच्छी इवेंट हो गई तो एंथुसियाज्म उनका बढ़ जाएगा, और कोई भी जरा सी भी चीज नेगेटिव हुई या उनको नेगेटिव लगी तो उनको वो पूरा ड्रिफ्ट में आ जाएंगे, पूरा वो डाउन फील करेंगे, पूरा डिप्रेशन और डाउट फील करेंगे। तो उन लोगों का लाइफ के लिए भी एक एटीट्यूड
और स्टेडी एटीट्यूड नहीं है लाइफ के लिए भी, अपने थॉट में भी वो स्टेबल नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। दिस इज नॉट है। अगर आप अपने आसपास के किसी में ऐसी वेवी बेसलाइन देखते हैं तो दिस इज नॉट ए राइट गुड थिंग, तो उनको बेसलाइन करेक्शन कराना जरूरी है। एक्सक्यूज मी 1 मिनट। वेवी बेसलाइन वाले को अपनी बेसलाइन क्लियर करनी जरूरी है, ताकि वो अपने लाइफ में स्टेबल रहे, पॉजिटिव माइंडसेट में रहे। अभी आते हैं असेंडिंग बेसलाइन पे। अभी आप देखेंगे तो बेसलाइन ऊपर की ओर जा रही है। तो यहाँ पे बेसलाइन ऊपर की ओर जा रही है, तो ये पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है उन। दे आर वेरी ऑप्टिमिस्ट, दे आर रेडी टू इम्प्रूवमेंट इन देयर प्रॉब्लम, दे आर लुकिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। और वो कोई भी सिचुएशन में पॉजिटिव थिंकिंग करके वो सिचुएशन को इम्प्रूव करने में लग जाते हैं, और लुकिंग फॉरवर्ड, लुकिंग अप। और इससे लोगों की हेल्थ भी अच्छी रहती है, और उनका माइंडसेट भी बहुत स्ट्रांग रहता है। पॉजिटिव थिंकिंग उनमें इनबिल्ट है। जो पॉजिटिव थिंकिंग रहती है रियल में, दिखाने वाली और शो ऑफ वाली पॉजिटिव थिंकिंग अभी आएगी कि वो पॉजिटिव थिंकिंग होती है, मगर एक्चुअल में वो पॉजिटिव इतने होते नहीं है। तो दिस इज रियली ट्रू साइन। मगर यहाँ पे जो है ना, ये इसको हम 0 डिग्री कंसिडर करें तो ये 10 से 15 डिग्री के ही जो अपवर्ड जाते हैं ना, वही पॉजिटिव एटीट्यूड में आएंगे। उससे ज्यादा जो आते हैं वो ओवर में जाएगा। तो दिस इज एक्चुअली प्लेन पेपर के लिए दिस इज द वेरी असेंडिंग बेसलाइन, बेस्ट सैंपल फॉर 10 to 15 डिग्री का अपलिफ्टमेंट ऊपर जाती हुई अच्छी है, उससे ज्यादा नहीं। फोर्स असेंडिंग बेसलाइन अभी हमने देखा, रियल असेंडिंग लाइन। अभी हम देखेंगे फॉल्स लाइन। ये समझो, यहाँ पे हम लाइन शुरू करते हैं तो एक 15 से 20 डिग्री का आप यहाँ पे देखेंगे, तब एग्जैक्टली क्लियर समझ में आएगा कि कितना फर्क है, इतना फर्क है। तो ये है वो फॉल्स एसेंडेंट लाइन। कई लोगों का इससे भी ज्यादा फर्क होता है, बहुत ज्यादा आपको को पूरा दिखाई देगा कि उसका फॉल्स एसेंडिंग लाइन है। फॉल्स एसेंडिंग लाइन्स मीन पर्सन ड्रॉप
द लास्ट वर्ड टूवर्ड्स द, वो लोग है वो ओवर पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, कोई भी सिचुएशन में इतना पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं कि वो पॉजिटिव थिंकिंग एक्चुअली रियलिटी में आने के लिए पॉसिबिलिटी नहीं होती है, तो वो एक ड्रीम वर्ल्ड में जीते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। और ये लोग अपनी जो भी है, अपना माइंड सेट पॉजिटिविटी का, या तो कोई भी वर्क हाथ में लेते हैं उसको वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग है कि वो ओवर एफर्ट डाल के पॉजिटिविटी करते हैं, तो फिर एक ना एक दिन वो ड्रॉप डाउन होगी, क्योंकि बेस लाइन से हम बहुत ज्यादा ऊपर जाते हैं तो बेस छोड़ देते हैं, तो वो सही नहीं है। इसीलिए इसको फोर्स असेंडिंग लाइन बोलते हैं, कि वो मेंटल हेल्थ के लिए, अपने बिजनेस के लिए आप एक एक बार टारगेट शायद अचीव भी कर सकते हैं, मगर वही चीज को कंटिन्यूटी आप रख नहीं पाएंगे। डिसेंडिंग बेस लाइन, किसी की बेस लाइन है वो डिसेंड हो रही है। ये जैसे नीचे की ओर जा रही है, थोड़ी सी जा रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सैंपल में यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि हाँ, ये डिसेंडिंग है। जो लोग थोड़ा डिप्रेशन फील करते हैं उनकी हैंडराइटिंग में आपको डिसेंडिंग लाइन दिखाई देगी, कि भाई वो शो करते हैं कि दे आर माइट बी के हैप्पी, ऐसा शो करते हैं, मगर अंदर से वो लोग अपने आप में खुश नहीं है, अपने अचीवमेंट से खुश नहीं है, दे आर नॉट फीलिंग पॉजिटिव। उन्होंने शायद बहुत बड़ी लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, या तो उन्होंने कोई बड़ा लॉस किया हो एज ए कोई फैमिली मेंबर, या इधर फाइनेंशियल, और उसकी वजह से वो लोग डाउन फील कर रहे हैं। इसी के हिसाब से शायद अभी उनका डिसेंडिंग बेसलाइन हो सकता है। राइट, इधर हो सकता है कि कोई उसके घर में खुद का किसी का हेल्थ इश्यू हो, या तो खुद का हेल्थ इश्यू हो, इधर कैरियर रिगार्डिंग ही दे आर नॉट हैप्पी। तो वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है कि जिससे वो हैप्पी नहीं है, और इसीलिए उनकी बेस लाइन है वो डिसेंडिंग हो रही है, नीचे की ओर जा रही है। कॉन्वेक्स बेस लाइन, कॉन्वेक्स बेस लाइन ऐसी है कि शुरू में थोड़े हैंडराइटिंग नीचे है, ये नीचे है, फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर आए, फिर से ये नीचे चले गए। तो ये लोग ऐसा है ना, ये समझ लो कोई बच्चा ऐसा है कि उसको मम्मी समझाती है, पापा समझाते हैं, दादी नानी समझाती है कि बेटा पढ़ना जरूरी है, और पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो उसको किसी का पुश चाहिए, और वो पुश से आगे कर लेते हैं थोड़ा बहुत। मगर जैसे ही किसी ने पुश करना बंद कर दिया कि भाई ये कर लो वो कर लो, तो वो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इन लोगों को और समझो कि ये अगर कोई पुश करने वाला नहीं रहेगा तो वो सिचुएशन, वो उसमें से वो निकल जाएंगे, यानी उनको अगर जॉब में कैरियर में भी आगे बढ़ने के लिए बिजनेस कर रहा है तो ही नीड सम पर्सन टू पुश हिम, टू सपोर्ट हिम। अगर किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो वो बंदा अपने वो
चीज ही क्विट कर देगा और दूसरे चीज में चला जाएगा, तो ये लोगों का सक्सेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रहता है। वो किसी के सपोर्ट से कुछ सक्सेस हासिल कर लेंगे, मगर उसको अपने बलबूते पे वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए ए हैंडराइटिंग को करेक्ट करना बहुत जरूरी है। कॉनकेव बेसलाइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट्स लाइक जिगजैग, ऊपर नीचे हो रहा। पहले ऊपर है, फिर नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है। ऐसा शेप बन रहा है, जस्ट लाइक दिस वे। ये लोग पहले शुरुआत अच्छी करते हैं, फिर डाउन फील करते हैं, फिर से ऊपर आते हैं। राइट, तो ये है कि पहले वो कोई भी काम शुरू करते हैं तो वो पॉजिटिव फील करते हैं, मगर फिर बीच में थोड़ा फील करते हैं कि दे आर नॉट फीलिंग गुड कंफर्टेबल, और फिर वो थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं, और फिर से अपने आप ऊपर आते हैं कि फिर से अपनी करेज जुटा के वो ऊपर आते हैं। राइट, तो ये लोग हैं कि ये टीम के साथ काम कर सकते हैं, और उनको ओ, अगर जरूरत होने पर कोई बंदा अगर वो थोड़ा सा डाउन फील करता है, उसको किसी का मेंटल सपोर्ट मिल जाए, तो वो फिर से अपने लाइफ में अचीव करने के लिए रेडी हो जाएगा और अचीव कर लेगा। तो दिस इज नॉट ए सच ए बैड, क्योंकि ये लोग एंथ्यू है, बीच में थोड़ा डाउन फील करते हैं, मगर फिर से अपने वो रूटीन में आ जाते हैं। तो दिस इज ए, हाँ, करेक्ट करना जरूरी है। करेक्ट करने से क्या है कि वो लोग एक अपने अचीवमेंट में ज्यादा आगे बढ़ सकेंगे। पार्टली असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है। ये असेंडिंग है, ये डिसेंडिंग है। अभी उसने लिखा है कि भाई, उसने अपनी बेटे की बहू के बारे में, डॉटर इन लॉ के बारे में लिखा है, जिसके साथ वो एग्जैक्टली कंफर्टेबल नहीं है। तो वहां पे वो डिसेंडिंग हो जाएगा। और वहां पे उसने अपनी वाइफ के लिए लिखा है कि ही रियली लव्स हिज वाइफ। तो वो वहां पे वो रियली वो लव करता है, या तो वो है, तो उसकी रियल फीलिंग है। तो उसके लिए वो चीज है कि वो पूरा एक ऊपर की ओर पॉजिटिव सेट ही माइंड में आता है कि उसने उसको याद किया, उसके लिए लिखा, तो एक पॉजिटिव थिंग आ जाता है। तो उसका स्पिरिट अपलिफ्ट हो जाता है, और वो फिर से असेंडिंग में चला जाता है। राइट, दे आर वेरी इमोशनल पर्सन, तो वो इमोशंस के साथ उनका बेसलाइन जिसके बारे में लिखते हैं, उसके लिए उनकी कैसी फीलिंग है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। ये सब चीज सबकी हैंडराइटिंग में थोड़ी बहुत असेंडिंग डिसेंडिंग पर्सनल चॉइस के बारे में उनकी लिखते हैं। जैसे उनका कोई बिजनेस, वो अकाउंटेंट है, मगर उनका फोटोग्राफी का बहुत शौक है,
तो वो जब लिखेंगे कि आई वर्क एज ए अकाउंटेंट, तो वहां पे डिसेंडिंग आ जाएगा, क्योंकि वो मन से अकाउंटेंट, उसके लिए वो एक कंफर्ट वाली जोन या हैप्पीनेस वाली जॉब नहीं है। बट आई लव टू डू फोटोग्राफी इन पार्ट टाइम, तो वो वहाँ उसका पैशन है, तो वहां पे उसका एसेंडिंग आ जाएगा। जो चीज मन से पसंद नहीं करता है वहां पे उसका डिसेंडिंग डेफिनेटली आ ही जाएगा। तो वो हमको इनर इंसाइट देता है कि दिस आई रियली लाइक और दिस आई रियली डोंट लाइक। सुसाइडल बेस लाइन, यहाँ पे हम देखेंगे एडिसेंड हो रही है। यहाँ पे देखेंगे वो और भी डाउन जा रही है, यहाँ पे और भी डाउन जा रही है। राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं असेंडिंग और डिसेंड, ये फर्स्ट लाइन और ये लाइन के बीच में कितना गैप है, कितना वो नीचे जा रहा है। तो ये बताता है पर्सन इज मेंटली वेरी मच डिप्रेस, और उसके माइंड में सुसाइड वाले थॉट चल रहे हैं। तो वो कोई भी अगर प्लेन पेपर पे लिखता है तो वहां पे आपको डिसेंडिंग, इतना डिसेंडिंग बेसलाइन दिखाई देगा, जिसको हम सुसाइडल बेसलाइन बोलेंगे। अगर आप किसी का देखो तो आपको बोलना नहीं है कि भाई आप उसको प्यार से पूछ सकते हैं कि बेटा आपको सुसाइड वाले थॉट्स आते हैं कभी कभी, क्या आपको लाइफ नहीं अच्छी लग रही है, ऐसा स्मूथली पूछना है। और उनके पास से उनके पेरेंट्स को कंसल्ट करना है, अगर कोई बंदा अकेला आया है उनके फैमिली मेंबर को, और उसके हैंडराइटिंग में चेंज करा के आप उनका माइंडसेट चेंज करा सकते हो। और अगर आप ऐसा करेंगे तो एक लाइफ बचाने में आपका कहीं ना कहीं एक आप समाज में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो ये बंदे की लाइफ में हो सकता है कुछ ऐसी इवेंट बनी हो कि वो मेंटली ब्रेकडाउन हो गया हो, और उसके लाइफ में मतलब वो उसके मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट चल रहे हैं कि उसकी वजह से वो सुसाइडल टेंडेंसी या तो गिव अप करने की टेंडेंसी, यहाँ से भाग जाऊं, ये छोड़ दूं, ऐसी सिचुएशन मेंटल लेवल पे आ गई है। तो ऐसी हैंडराइटिंग आए किसी की आपके सामने, आप देखिए, उसके सराउंडिंग चेक करिए, उनके फ्रेंड सर्कल से या उनके फैमिली मेंबर को, और एक बंदे की लाइफ आप बचा सकते हैं। अगर इतने नेगेटिव हैंडराइटिंग है तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट देने में जो भी कंट्रीब्यूशन हो पाए वो करना चाहिए। कई बार आप देखेंगे ना कि आप किसी को बोलेंगे ना कि भाई तू ये प्लेन पेपर पे तू लिख दे, तो वो बंदा बोलेगा कि मेरे से प्लेन पेपर पे मैं लिख ही नहीं पाऊंगा, मुझे आप लाइन वाला पेपर दे दो, लाइन वाले पेपर पे ही मैं लिख पाऊंगा, प्लेन पेपर पे मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो वो बंदा रूल्स एंड रेगुलेशन पे इतना डिपेंड है कि वो अपने कोई क्रिएटिविटी नहीं है, और वो बंदा रूल्स के बिना रूल्स के साथ ही काम कर सकता है। हो सकता है कि उसको
अपने साथ भी कोई ऐसा बंदा चाहिए ऐसे गाइड के, जो गाइडलाइन दे उस पर वो चले। अपने सेल्फ डिसीजन मेकिंग, आइदर सेल्फ थिंकिंग, या तो कोई अपनी क्रिएटिविटी हो सकता है उसके पास ना हो, तो ऐसे लोग हैं कि दे आर जस्ट, आप समझ सकते हैं कि वो लोगों का मेंटल लेवल पे है ना, वो एक अपना मेंटल लेवल ही उनका ज्यादा डेवलप नहीं होता है। तो दे आर नॉट एक्चुअली, उनमें क्रिएटिविटी वगैरह कुछ नहीं होता है। क्योंकि क्रिएटिविटी होती है तो दे लाइक मोर ऑफ फ्रीडम, मोर ऑफ प्लेन पेपर। मगर आपको मिलेंगे बहुत सारे कि मैं प्लेन पेपर पे नहीं लिख पाऊंगा, मुझे लाइन पेपर ही चाहिए। मतलब उन लोगों ने अपनी लाइफ जी है, तो वो लाइफ अपनी मम्मी की, पापा की कंप्लीटली गाइडलाइन के हिसाब से ही A to Z किया होगा। होता है, तो वो लोगों को फ्रीडम मिला ही नहीं। तो अभी वो फ्रीडम में कैसे जीना है, अपने लिए कैसे जीना है, वो कुछ वो खुद जानते ही नहीं है। रिटर्न मैटर अबाउट द लाइन, ये एक्चुअली सॉरी यहाँ पे सिंपल डालना रह गया। कई बंदे लिखते हैं ना, तो वो उनका राइटिंग होता है ना, वो दो लाइन के बीच में होता है। मतलब कि लाइन के एग्जैक्ट ऊपर भी नहीं और ऊपर वाली लाइन को भी चिपक के नहीं, एकदम बिटवीन द लाइंस लिखा रहता है। तो ये लोग हैं, दे आर वेरी क्रिएटिव। वो लोग अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीते हैं, अपने रूल्स बनाते हैं, अपनी रेगुलेशन बनाते हैं, और वो किसी का कहना मानते नहीं है। मतलब वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते हैं। दे डोंट फॉलो के सोसाइटी ये कहती है तो ऐसा ही करना चाहिए, सोसाइटी वो कहती है तो वैसा ही करना चाहिए। नो, दे डोंट लाइक टू फॉलो सम सच। हाँ, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली रिबेलियस पीपल होते हैं, मगर दे लाइक देयर ओन वर्ल्ड, वो अपने वर्ल्ड में अपनी स्पेस में ज्यादा खुश है। और दे लव नेचर्स एंड ब्यूटी, ऑल दोज थिंग्स। मगर वो अपने वर्ल्ड में खुश है, और वो अपना वर्ल्ड उनकी इमेज जैसे के हिसाब से बनाते हैं। अपना घर हो या जो भी हो, उनको किसी के वो पसंद नहीं है। रिटर्न मैटर्स कटिंग द प्रिंटेड लाइन, यहाँ पे हम ये ए को, ये वाई को वगैरह नहीं लेंगे, मगर यहाँ पे देखोगे ओ को नीचे लाइन के ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी ब्रेक कर रहा है। W को नीचे जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी जा रहा है। यहाँ पे ये इसको जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो जा रहा है। देख रहे हैं? तो ये लोग हैं, ये लोग एक्चुअली थोड़े रिबिलियस होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन जल्दी से फॉलो नहीं करते हैं, उनको फॉलो करना अच्छा नहीं लगता है, और वो ब्रेक भी करते हैं। और ऐसे लोग हैं, वो ट्रैफिक के नियम को भी अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं। तो वो भी हो सकता है, आप ऐसे लोगों को पूछ सकते हैं कि कितनी बार सिग्नल तोड़ा था, कितनी बार सिग्नल तोड़ने के लिए मेमो आया है, फाइन भरा है। तो वो लोग आपको डेफिनेटली बताएंगे कि हाँ, ये चीज होती है मेरे लाइफ में अक्सर, क्योंकि वो लोग रूल्स फॉलो करने में नहीं मानते हैं। कई लोग लाइन के नीचे लिखते हैं, राइट?
तो वो लोगों को एक्चुअली किसी के अंडर रहना पसंद है, कोई उनको रूल करे ऐसा पसंद है। और दे वांट देम टू गवर्न बाय द सम रूल्स एंड रेगुलेशन, और उनके अंदर वो रहना चाहते हैं। यहाँ पे एक मैं आपको बात करूंगी, डोंट टेक अदर वे। हमारी हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज में ऐसा है कि हम जो भी लिखते हैं ऊपर लाइन बनाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं, हाँ, हम लिखने के बाद लाइन ऊपर बनाते हैं, राइट। मतलब ये है कि भाई हम जो संस्कृत है, तो हमारी एक्चुअली जो वैदिक परंपरा है, सब वेद है, सब उपनिषद है, वो सब संस्कृत में लिखे गए हैं। तो वो हमको कहीं ना कहीं जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन में है, जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, उसमें हमको उसके अंडर लाइफ जीने का एक हमको एक इनडायरेक्टली पुशअप है। आप देखेंगे तो आप जहाँ पे हिंदी लैंग्वेज ज्यादा बोली जाती है, लिखी जाती है, वहाँ के लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस ज्यादा फॉलो करते हैं। और वहाँ पे फैमिली में जो हेड पर्सन है, या तो समाज के कुछ रूल्स है, वो ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं। कि भाई आज उनके फैमिली में उनके फादर ने कुछ बोल दिया, तो वो उनके बच्चे लोग फॉलो करेंगे ही करेंगे। वो उनके बाहर नहीं जाएंगे, उनके खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके हर एक लेटर वो लिखते हैं, उसके ऊपर लाइन रहती है, तो दे आर कंट्रोलिंग देम। तो उसी हिसाब से उनकी फैमिली परंपरा है, वो जल्दी से चेंज नहीं होती है। उनका जो ट्रेडिशन है, वो सब बहुत फिक्स मोमेंट में रहता है। लाइंस ड्रॉ बाय पेंसिल देन इरेज। कई बार कई लोगों को है कि वो उनको प्लेन पेपर के लिए बोलो, तो वो पहले क्या करेंगे कि पेंसिल और स्केल लेंगे, उससे पूरी लाइन ड्रॉ करेंगे, उस पर लिखेंगे, और फिर वो लाइन को इरेज करेंगे। आप देखना, आप बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि पहले वो लाइन ड्रॉ करेंगे, पूरा पेपर अच्छे से ड्रॉ करेंगे, अपने हिसाब से दो लाइन के बीच का डिस्टेंस बनाएंगे, और फिर वो चेंज करेंगे। ये लोग अपना कुछ रूल्स फॉलो करना चाहते हैं, मगर वो अपने बनाए रूल पे चलना चाहते हैं। वो किसी का कंट्रोल में रहना नहीं चाहते हैं, या तो किसी के बनाए हुए रूल्स उनको नहीं पसंद है। वो खुद के हिसाब से चलना चाहते हैं। उनकी खुद की फिक्स माइंडसेट कुछ क्लियर होती है, मगर वो कुछ वो सबको वो दिखाते नहीं है, इसलिए वो इरेज कर लेते हैं। हाँ, अभी थोड़ा हम किसी को बेसलाइन पे कुछ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाद में प्रेशर लेते हैं। मैम, मुझे ये रिजिडली स्ट्रेट बेसलाइन और स्ट्रेट बेसलाइन में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है। ओके। रिजिड मतलब आप एकदम लाइन नहीं है, प्लेन पेपर पे ही लिखा है, मगर आप स्केल रखेंगे ना, तो उसमें आधा एमएम का भी फर्क नहीं आएगा, उसको रिजिड बेसलाइन बोलते हैं। ओके। और स्ट्रेट बेसलाइन मतलब आपको लाइन जैसा फील होगा,
मगर वो स्ट्रेट होगी, स्केल रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि ज्यादा फर्क आएगा, मगर फिर भी वो स्ट्रेट फील होगी। रिजिड है ना वहां पे, उसके हैंडराइटिंग नीचे इतना, हैंडराइटिंग से खुद से ही एक लाइन बंधी हुई फील होगी। ओके। जस्ट हम फिर से ये क्योंकि देखते थे। दोनों आपने जो समझाया, दोनों की हैंडराइटिंग वाली डिफरेंट थी, नहीं, इसलिए मुझे, क्योंकि हाँ मुझे हाँ, वैसे तो देखो दोनों यहाँ पे, स्ट्रेट ही लगी। नहीं नहीं, देखो यहाँ पे आप ई और ए को देखो, यहाँ पे लाइन बन रही है इनविजिबल, ये लाइन जैसा ही बन रहा है, देखो आई और एस बन रहा है हम्म यहाँ पे। हम्म। ठीक है, ये हाँ। पूरी लाइन ही बन रही है, लाइन नहीं है, फिर भी लिखने में ये आपको लाइन ही फील होगी कि लाइन बनाई हुई है। ओके। राइट, और अभी हम ठीक है। ये देखते हैं नीचे वाला। स्ट्रेट बेस लाइन, क्योंकि हाँ ये भी मुझे स्ट्रेट ही लगी, बट हाँ, बिकॉज मगर यहाँ, हैंडराइटिंग डिफरेंट है इसलिए नहीं वो। नहीं, हमने सैंपल इस टाइप के रखे हैं कि जो एग्जैक्ट आपको, देखो यहाँ पे है स्ट्रेट, मगर हम्म यहाँ पे आपको लाइन नहीं फील होगी एग्जैक्ट। देखो ये हैंडराइटिंग से लाइन नहीं बन रही है, फर्क देखोगे तो समझ में आएगा। देखो ये आपको एक लाइन में लिख रहा है, यहाँ पे लाइन ही बन रही है, आप देखोगे तो लाइन के जैसा ही फील होगा उसके हैंडराइटिंग में। एक जैसे एक थ्रेड हम गुनाई करते हैं ना, ऐसा गुना हुआ फील हो रहा है। अभी ओके। दोनों सैंपल को देखो, अभी इसको केयरफुली देखो, हम्म। देख लिया, हाँ, अभी इसको केयरफुली देखो। वही दिक्कत है, मुझे दोनों स्ट्रेट ही लग रहे हैं, बिकॉज दोनों ठीक हैंडराइटिंग है, वो डिफरेंट है रिजिड है, इसलिए। वो ज्यादा स्ट्रेट है। देखो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे आपको जैसे ओ, करिकुलम में दिखाइए, करी अलग है, कुलम नीचे लिखा हुआ है। करिकुलम में लाइन खींचिए। ओके ओके, हाँ हाँ, ओके, ठीक है। रिजिड का मतलब टाइट हो गया है, एकदम एकदम टाइट, वो फिक्स है, वो ये लाइन स्पेस दे रहे हैं। एकदम रिजिडली, मतलब वो अपना मेंटल कंट्रोल इतना स्ट्रांग है कि वो एक लाइन थ्रेड की जैसे आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ लाइन बनाई हुई है, हैंडराइटिंग से ओके, लाइन दिख हाँ हाँ रही है। हाँ। जैसे अभी इसमें देखेंगे ना करिकुलम में, तो एक एक लेटर में स्पेस है। देखिए आप, वहां पे रिजिड में स्पेस नहीं है। राइट। ओके। रिजिड में जैसे था एकदम स्पेस, जैसे आप देखिए जैसे यहाँ और पे आप देखो रेनी है, पूरा हम्म कंटिन्यूटी में ऐसे लाइन कंटिन्यूटी ही में बन स्पेस रहे। कम है इसमें। आप देखिए उसको रिजिड समझ में, रिजिड आएगा। स्ट्रेट लिखा है, बेसलाइन स्ट्रेट है, बट रिजिडली लिखा है, एकदम टाइट टाइट करके लिखा है। कर ओके ओके जो ओके। नॉर्मल वाली बेसलाइन दिखाई थी मैम ने, वो है हम्म स्पेस दे के लिखा हुआ है, वर्ड्स मतलब लेटर्स, वर्ड्स नहीं, लेटर्स में भी स्पेस है। हम्म। राइट। ओके। हाँ, थैंक यू। वेलकम मैम। राइट, और किसी को कुछ क्वेश्चन? मैम जैसे आपने बोला कि बेस लाइन में वो लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, लास्ट जो भी ये था कि वो लोग लाइन ड्रॉ करके लिखते हैं फिर रब कर देते हैं। हाँ, हाँ बट जब हम सैंपल लेते हैं वी डोंट अलाउ देम टू ड्रॉ दैट लाइन। हाँ। मगर वो बोलता है कि मुझे पेंसिल दीजिए, मैं पहले ड्रॉ करूंगा, तो वहां पे आपको ओ। माइंडसेट ओके समझ में, वो ओके अपनी डिमांड रखेगा। जो ऐसा करता है वो बोलेगा कि मैं प्लेन पेपर पे नहीं लिख सकता, मैं पेंसिल से मैं ड्रॉ करूंगा, फिर मैं प्लेन करके दे दूंगा। ओके। आप किसी को देंगे ना तो वो लिख नहीं सकता ना, तो वो बोलेगा कि मेरे को कंफर्ट फील नहीं होगा प्लेन पेपर पे। एक काम करिए, आप मुझे दे दे पेंसिल और स्केल दे दीजिए, मैं पहले लाइन ड्रॉ कर दूंगा, फिर आपको पेपर प्लेन कर दूंगा। अब पर्टिकुलर सुसाइडल लाइन सबको समझ में आ गई? जी मैम। हम्म? हाँ। उसके लिए लाइफ में बहुत अवेयर रहना है कि किसी का भी हैंडराइटिंग देखो आप तो किसी की लाइफ बचाने का एक अच्छा काम कर सकते हो। Yes, ma'am. भगवान करे किसी को देखने में ना आए, राइट, मगर फिर भी अगर बाय चांस आ जाए तो यू कैन सेव द लाइफ।
प्रेशर। यस, अभी हम प्रेशर पर डिस्कस शुरू करते हैं। प्रेशर, हम हैंडराइटिंग लिखते हैं तो उसमें कुछ न कुछ लेवल का प्रेशर हैंडराइटिंग लिखने में पेन पर हम देते हैं। हाँ, वो पेन पर हम प्रेशर देते हैं। उसका सबसे अच्छा मेजरमेंट जब बॉल पेन से लिखा जाता है ना, तब हमको एग्जैक्टली उसका प्रेशर लेवल पता चलता है। इसीलिए हम हैंडराइटिंग के सैंपल के लिए बॉल पेन से लिखे हुए हैंडराइटिंग को ज्यादा कंसीडर कर पाएंगे प्रेशर के लिए, क्योंकि आजकल जेल पेन ज्यादा चलती है। तो जेल पेन से आप लिखेंगे ना, तो जेल पेन में कुछ कुछ लेवल पे ज्यादा प्रेशर नहीं होता है। नहीं देने की जरूरत है, और नहीं भी आता है। मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर देके जो उसका एनर्जी लेवल है, जो आप बॉल पेन पॉइंट से राइट एंड राइटिंग पे जितना समझ में आता है, उतना जेल पेन से समझ में नहीं आता है। इसीलिए 0.5 का बॉल पेन इट्स वो नेसेसरी है प्रेशर चेक करने के लिए। जेल पेन से प्रेशर का एग्जैक्ट अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि वो राइटिंग में वो इंटेंसिटी नहीं आती है। प्रेशर, आपका प्रेशर बताता है आपकी इंटेंसिटी क्या है, आपका इन्वॉल्वमेंट और अटैचमेंट क्या है। जो भी आप लिखते हैं उस पर कई बार कई लोगों ने, आप लोगों ने देखा ही होगा कि किसी ने एक पेज पे लिखा है ना, वो 3 पेज तक उसका वो लिखा इम्प्रिंट आता है। इम्प्रिंट रहता है कि भाई यहाँ पे कुछ लिखा गया था। इवन इफ फर्स्ट पेज पे उसने लिखा है, उसके नेक्स्ट पेज पे तो इतना इम्प्रेशन लगता है कि आप इनविजिबली आप लेटर तक को रीड कर पाते हो कि उसने ये लिखा था। और ये हम ऑनलाइन पेपर और हैंडराइटिंग का सैंपल रीड करते हैं, उसमें नहीं पता चलता, क्योंकि कई बार प्रेशर जितना ज्यादा होता है ना, उतना आप पेपर टर्न करेंगे ना। इसीलिए हम पेपर में एक साइड ही लिखवाते हैं, सैंपल में वन साइड ही लिखवाना है, दूसरे पेपर में दूसरा हाफ पेज लिखना है। ताकि आप किसी ने प्रेस कितने प्रेशर से लिखा है, आप प्रेशर पेपर को उल्टा करेंगे और उस पर हाथ अपना घुमाएंगे ना, तब पता चलेगा कि हाँ, उस पर उसने कितना प्रेशर डाला है। आपको जिसने जितना ज्यादा प्रेशर डाला है ना, उतना आपको हैंडराइटिंग वो लिटरली फील होंगे कि हाँ, ये बंदे ने कितना प्रेशर से लिखा है। उसके लिए आगे से ज्यादा आपको पीछे से चेक करना पड़ेगा कि उसका प्रेशर कितना है। मैम मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ, बोलिए। मैम जैसे अगर कोई आउट ऑफ स्टेशन है और मतलब सामने नहीं बैठा, बट ऑनलाइन कैसे करेंगे फिर अगर किसी का करना है तो? अ, देखो, जो चीज ऑनलाइन में नहीं हो सकती वो ऑनलाइन में नहीं हो सकती। हाँ वही, ब्रशर का तो नहीं, बाकी चीजें मालूम प्रेशर, पड़ सकती है। बाकी चीज मालूम पड़ सकती है, मगर प्रेशर नहीं मालूम पड़ सकता। हाँ नहीं मालूम पड़ेगा ना। वही वही, Or ठीक है मैम, you have ओके। to get it like you get couriered the papers and then do it, because one of my हाँ, friends does that thing. क्या कोरियर द पेपर? हाँ, मतलब उनको बोलो कि आप के भिजवा दो. My friend हाँ, does it professionally that way. अच्छा, ऐसा करते हैं, ठीक है। पर कोई हर कोई करेगा, रेडी नहीं होगा पता नहीं करने के लिए, वो भी एक है ना। हाँ, मगर जैसे जब जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बरसों से स्कूल में, हाँ मैम क्या बोल रहे थे? अगर आप
इस फील्ड में प्रोफेशनली है, मेरी बरसों से एक सिस्टम रही है। आज जी की मैम। डेट में मैं सिस्टम फॉलो करती हूँ ओके। कि मेरे पास कोई भी वो न्यूमरोलॉजी के लिए आए या ग्राफोलॉजी के लिए आए, एस्ट्रोलॉजी के लिए या वास्तु के लिए या हाँ। लोगो ब्रांडिंग के लिए, जो भी काम के लिए आए, तो मैं हाँ जी। एक डायरी रखी हुई रहती है। वो डायरी अच्छा जी। में उनको लिखने को बोलती हूँ कि अपना बर्थ डेट, अपना डिटेल लिखो, अपने लिए दो चार लाइन लिखो, अपना मोबाइल हम्म। ईमेल नंबर लिखो। और उस अच्छा जी। हिसाब से उसको लिखने के लिए बॉल पेन ज्यादातर देती हूँ। तो वो हाँ जी। लिखता कैसे है ना, वो मैं हम्म। एक बार देख लेती हूँ, फिर उसके साथ कैसे काम करना है ना, या काम हम्म। नहीं करना है। अगर मुझे कुछ ऐसी हैंडराइटिंग ट्रेट दिखाई दी कि भाई मैं इस बंदे के साथ नहीं काम कर पाऊंगी, ऐसा मुझे लगता है, तो मैं काम आगे बढ़ाती ही नहीं हूँ। अच्छा जी। तो हैंडराइटिंग इज द वेरी बेस्ट टूल टू नो द पर्सन। ओके मैम। और ठीक है। भले ही आप प्रोफेशनली करो ना करो, मगर आप दूसरे अपने सर्कल में आसपास के लोगों को आइडेंटिफाई करने में एक बार हम्म। यूज करोगे ना, तो भी हम्म। ये बहुत आपको हेल्प करेगा। ओके मैम। ठीक है। तो वो आपका अटैचमेंट कहता है, आपका इमोशंस किस लेवल पे है, राइट। हम्म। जैसे कोई बंदा बहुत इम्प्रेशन, 3 पेज तक इम्प्रेशन के लिए जाता है, तो वो ऐसा हम्म। हैंडराइटिंग है, उसका प्रेशर है ना। हम्म। यहाँ पे दिखाई देता है कि आपको प्रेशर लाइन में, हम्म। फर्स्ट लाइन में कितना प्रेशर है, हम्म। राइट। सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, आप सब ऑब्जर्व कर लीजिए। हम जी प्रेशर मैम। लेते हैं, उसके पहले ये जरा ऑब्जर्व कर लीजिए। डन। यस या मैम। ओके। हैवी प्रेशर, हैवी प्रेशर उनका नेचर इंटेंस रहता है। वो उसको कोई भी बात बोलो, वो बहुत इंटेंसली उसको अच्छा भी बोलो ना, तो वो अच्छे को भी बहुत इंटेंस लेता है। अगर आपने कुछ बुरा बोल दिया, उनकी बुराई भी बता दी ना, तो बात मत पूछो, उनको बहुत बुरा भी बहुत लग जाता है। और ऐसे हैवी प्रेशर वाले का, या तो एक्सट्रीम हैवी प्रेशर वाले का, किसी बंदे ने इंसल्ट कर दिया तो वो लाइफ टाइम नहीं भूलेगा, या तो किसी ने हेल्प कर दी तो भी वो लाइफ टाइम नहीं भूलेगा। और पर्टिकुलरली दे उनका रिलेशन, अपने उनका अटैचमेंट अपने नियर एंड डियर लोगों के साथ बहुत डीपली कनेक्टेड होते हैं, राइट। और ये लोग अपनी रिलेशनशिप को बहुत सिंसियर लेते हैं। वो अपने फैमिली, ग्रैंड पेरेंट्स, उनका पूरा सबका टेक केयर करते हैं, उनके साथ बहुत इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं। और वो अपनी कोई भी चीज है ना, उसके साथ भी बहुत अटैच रहते हैं। जैसे कि उसको, उसके मम्मी ने वो, जस्ट फॉर एग्जांपल, कि कोई लड़की है, उसको 15 साल की या 15-18 साल की एज में, या तो उसके मैरिज के टाइम उसके पेरेंट्स ने कोई गिफ्ट दी है कि ये हमारे बरसों पुरानी, उसकी मम्मी बोलेगी ये मेरी पुरानी साड़ी है, मगर उसको बहुत पसंद है और मैं देती हूँ। तो वो साड़ी कभी वो किसी को नहीं देगी, और नहीं उसको उसको कट करा के उसमें से कोई और चीज बनाएगी, क्योंकि उसके साथ उतना डीप कनेक्शन होता है ना, कि वो अपनी चीजें भी किसी को जल्दी से नहीं देने के लिए
रेडी है, जहां पे वो इमोशनल कनेक्टेड है, या तो उसको लगता है ये तो मेरे पेरेंट्स ने या ग्रैंड पेरेंट्स ने किसी ने दी है, या तो मेरी सास ने दी है, तो मैं अभी इसको जब तक जिंदा रहूंगी तब तक ये मेरे साथ रहूंगी, मैं कोई भी सिचुएशन में इसको चेंज नहीं करूंगी। उतना स्ट्रोंग उनका हैवी प्रेशर वाले लोगों का चीजों के लिए, और वो अपना नाम बनाने के लिए, और उनका जो काम है उसको सब लोग एडमायर करे, उसके लिए वो इतनी एफर्ट डालते हैं। they keep lots of effort in their work, in their action, in their goals and everything. तो heavy pressure is the good thing, मगर बहुत ज्यादा हैवी नहीं। वो इमोशनली बहुत अटैच होते हैं, जितना प्रेशर हैवी है उतना इमोशनली अटैचमेंट ज्यादा है। एक्स्ट्रा हैवी प्रेशर यहाँ पे हैंडराइटिंग में दिखता है, ये 3-4 पेज तक जाने वाला डीप रूटेड हैवी प्रेशर है। इन लोगों की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, एनर्जी से भरे पड़े रहते हैं, और उनको अगर ये चैनलाइज राइट चैनल में नहीं कर पाए अगर उनकी एनर्जी को, तो कई बार वो मिसगाइड होने का भी चांसेस है। जैसे कई लोग क्रिमिनल वाले हैं, तो उनके साथ उनके हैंडराइटिंग में हेवी, इधर एक्स्ट्रा हेवी प्रेशर के साथ कुछ और भी नेगेटिव ट्रीट आ जाती है। यहाँ पे आपको हैंडराइटिंग में नेगेटिव ट्रीट दिख रही है? किसी को दिख रही है? मुझे बताएंगे, कुछ चीज हम पहले सीख चुके हैं। एक तो ओवरलैपिंग हो रही है, बहुत कंफ्यूज्ड और हम्म। आई डोंट नो हाँ, नॉट रीडेबल पोस्ट है कुछ। प्रॉपर। और टी का माइंड वो क्लैरिटी नहीं लाइन है। है कंसिस्टेंट नहीं है। हाँ, टीका लाइन, राइट राइट। ओके। पहले फर्स्ट लाइन में ही पहले आई ही उन्होंने आई, जो हाँ, लिखा है हाँ, या वही आई। उनको शो वो कितना नीचे तक गा गया है, तो चला गया है, वो लाइन शो तक चला करता है। गया है, हाँ जी। मतलब वो अपने थॉट पे, अपने सेल्फ वर्थ पे कितना कॉन्शियस है, देखो। हम्म राइट। और यहाँ पे आप देखेंगे ना, ए डिसेंडिंग, हाँ जी। ए असेंडिंग, बहुत रिजिड लाइन, बहुत। रिजिडिटी और है। यहाँ पे ये देखो, ये डिसेंडिंग जा रहा है, हाँ, ये असेंडिंग जा रहा है, असेंडिंग जा रहा और है। ये ये कितना भी असेंडिंग डीपा जा रहा है। लंबा है, मतलब ये अपने गोल को अचीव करने के लिए उसकी एनर्जी दिखा रहा है कि किसी टाइम। भी हद तक जाएगा ये। हाँ, वो कुछ भी हद तक जाएगा अपने गोल अचीव करने के लिए। अगर ऐसे हैंड राइटिंग है और ये ओवरलैपिंग बताता है, उनका माइंड कंफ्यूज है। वो हम्म। अपने आप को शो ऑफ करना चाहता है कि आई एम वेरी मच स्ट्रोंग एंड आई एम वेरी मच कैपेबल, मैं मेरा गोल अचीव करने के लिए कुछ भी एनर्जी डाल सकता हूँ, मैं 100% दूंगा। मगर वो थॉट में कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन। तो वो उसके गोल रिगार्डिंग क्लियर नहीं है। तो ऐसे लोगों की एनर्जी को राइट वे में चैनलाइज नहीं किया गया, तो ये लोग कुछ भी नेगेटिव काम में जाएंगे और डिजास्टर अपनी लाइफ और फैमिली को भी कर देंगे। फिकल माइंडेड भी बहुत है ये। हम्म। हम्म ये अगर रिबेलियस हो जाए तो बहुत ज्यादा रिबेलियस भी हो जाते हैं। हम्म। राइट। एनर्जी से बहुत भरे पड़े होते हैं, तो अगर उनकी एनर्जी को राइट वे में चैनलाइज किया जाए, तो दे आर वेरी गुड इन ऑल टर्म्स, वर्क से लेके उनका गोल ओरिएंटेड टाइमलाइन में काम टाइम बिफोर टाइम वो काम कंप्लीट कर देते हैं। और ये लोग एक अपना नाम बना के, इनको नेम फेम वो सब में भी बहुत बहुत ये रहता है। लाइट प्रेशर देखो कितना लाइटली लिखा है,
और हम्म, यहाँ पे देखा, ये पॉइंट है बॉल पेन पॉइंट, वो थिक पॉइंट चूज करते हैं। जो ज्यादा इमोशनल इंटेंसिटी साथ काम करते हैं ना, वो लोग अपनी पॉइंट का, पेन का पॉइंट 0.5 वाला उनको नहीं सूट होता, वो 6 और 7 पॉइंट या 1 पॉइंट वाला वो पेन यूज करते हैं, क्योंकि उनको वो चीज है कि वो उनका लिखा हुआ दिखना चाहिए, अलग से उभरा हुआ दिखना चाहिए। राइट। शो ऑफ करना। बिल्कुल शो ऑफ भी करना। लाइट प्रेशर, ये पेपर के पीछे आपको हल्का सा फील होगा कि लिखा हुआ है, किसी का इतना लाइट होता है, एक्सट्रीम लाइट, उसमें आपको फील भी नहीं होगा कि पेपर में कुछ आगे लिखा हुआ है। राइट। तो हेलो, हाँ जी। म्यूट कर दीजिए ना, कौन बोल रहा है? शायद आपकी आवाज ही एको हो रही थी। ओके। लाइट प्रेशर, ये लोग है कोई चीज को बहुत किसी के साथ नहीं तो इनका डीप इन्वॉल्वमेंट रहता है, और कोई भी चीज में वो डेप्थ में जाना नहीं चाहते हैं। ये लोगों की एनर्जी बहुत कम होती है, वो जल्दी से थक जाते हैं, वो ज्यादा एक गोल के लिए पीछे पड़ के एक अपनी एनर्जी लगा के उसको जैसे कैसे करके वो टारगेट अचीव करने वाली एनर्जी नहीं रहती है। राइट। ऐसे लोगों को आप सेल्स का टारगेट देंगे ना, जस्ट के ऐसा बंदा है आपके सेल्स की टीम में एग्जाम्पल, तो ये बंदा सेल्स के टारगेट के लिए नहीं दौड़ सकता है, क्योंकि वो कोई भी चीज में इतना इन्वॉल्वमेंट डेप्थ में जाना ही नहीं चाहता है। राइट। और इसीलिए दे चूज लाइट एक्टिविटी, थोड़ा मतलब काम। लेजी भी है मैम। लेजी से ज्यादा हम बोलेंगे कि भाई वो एक लाइट लाइफ जीना चाहता है, उनको हेवी वर्कलोड वाली लाइफ पसंद नहीं है। ओके। राइट। लेजी के लिए अलग ट्रीट है। यहाँ पे हम वो देखेंगे दे, और वो उनको टीवी जो ना, फन आउट करना, फन आउट में भी मतलब बैठे बैठे फन करना, मतलब कि कैरम बोर्ड करने के लिए आप बोलेंगे कि कैरम खेलना है, चेस खेलना है, तो दे लव दैट। बट आप उसको बोलेंगे कि चलो हम वॉलीबॉल खेलने जाते हैं, फुटबॉल खेलने जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो दे आर नॉट much interested in strong physical activities also, क्योंकि वो लेवल की उनकी एनर्जी नहीं है। तो ये जल्दी से स्ट्रेस फील करते हैं, तो ये स्ट्रेस ले नहीं सकते हैं, तो वर्क का स्ट्रेस भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जैसे कुछ चीज होती है वर्क में, वहां पे आपको स्ट्रेस लेना ही पड़ता है। जैसे अगर आप सेल्स टीम के हेड है, तो आपको सेल्स के पूरी टीम को ऑपरेट करना, फॉलो अप लेना, सबके पास काम निकलवाना, सबको गोल देना, अपने खुद को गोल बनाना, वो अचीव करना, एक टाइप का प्रेशर है। वो प्रेशर हैंडल करने की कैपेसिटी हेवी प्रेशर वाले में होती है, लाइट प्रेशर वाले में वो एनर्जी नहीं होती है। एक्सट्रीमली लाइट प्रेशर, ये लोग जल्दी से टेंशन में आ जाते हैं, इनकी एनर्जी लेवल बहुत वीक रहती है, वो ज्यादा काम नहीं करते हैं। राइट। और उनको किसी के साथ ज्यादा अटैचमेंट भी नहीं होता है, या तो उनको कोई ऐसा नहीं है कि मुझे लाइफ में ये गोल पाना है, ये अचीव करना है। और सच ए काइंड ऑफ द पीपल आर स्पिरिचुअल ऑल्सो, भी हम बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी या तो भक्ति में, धर्म में चले जाने वाले लोगों का भी एक डिटैचमेंट मटेरियलिस्टिक लेवल पे हो जाता है। तो इस टाइप के लोगों का लेट हैंड राइटिंग है, वो एक्सट्रीमली लाइट प्रेशर में आता है।
मीडियम प्रेशर। मीडियम प्रेशर वो लोग ग्रुप में काम करने की अच्छी कैपेसिटी होती है, वो कंप्लीट करते हैं प्रोजेक्ट जो लोग वो लोग लेते हैं, राइट। मगर फिर भी इन लोगों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डालने की और एक्स्ट्रा काम करने की, बियॉन्ड द टाइम लिमिट एफर्ट देने की कैपेसिटी नहीं होती है। तो नॉर्मल लेवल पे जो मिडिल लेवल के काम होते हैं, जो ऑफिस के जैसे अकाउंटेंट हो गए या तो जनरल मैनेजर हो गए, उस टाइप के काम वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं और बहुत अच्छे से वो कर लेते हैं, एक टाइम फ्रेम में वर्क कर लेते हैं। मगर वो एक्स्ट्रा एफर्ट वाला काम, एक्स्ट्रा एनर्जी वाला काम या बहुत दौड़ के वो करने का काम ये लोग करने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं। मगर ओवरऑल जैसे बैंकिंग जॉब है, इसी टाइप की जॉब के लिए दे आर सुटेबल, क्योंकि वहां पे बैठ के ही काम करना है, ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी है। तो उस टाइप के क्लियरिंग काम है, उस टाइप के वर्क है, वहां पे ये काम कर सकते हैं मीडियम प्रेशर। ये मीडियम हैवी प्रेशर राइटर की कैपेसिटी है, वो लोग प्रेशर भी हैंडल कर सकते हैं और टारगेट अचीवमेंट के लिए भी काम कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी गुड हैंड राइटिंग, कि वो अपने गोल के लिए भी काम करेंगे, अपने टारगेट के लिए भी काम करेंगे, एक टाइमलाइन में पॉजिटिवली अचीवमेंट के लिए एफर्ट भी लगाएंगे। मीडियम लाइट, ये लोग एक्सट्रीम हैवी प्रेशर जितना नहीं, मगर एवरेजली ये लोग भी अपना काम अच्छे से कर लेते हैं। ये जो आपको लगता होगा मीडियम लाइट, मीडियम हैवी, ये सब जितने आप सैंपल एक्सपीरियंस करेंगे उसके बाद ही आप एक्चुअल में समझ पाएंगे कि किसको मीडियम लाइट बोलेंगे, किसको मीडियम हैवी बोलेंगे। कम से कम आपको हैंडराइटिंग में अगर इतना मैंने सिखाया है उसको भी मास्टर करना है, तो उसके लिए कम से कम आपको 100 पेज, 100 हैंडराइटिंग सैंपल्स को एनालिसिस करेंगे, तब जाके आप एग्जैक्टली हैंडराइटिंग को समझ पाएंगे। वाह। यस, जो क्योंकि प्रैक्टिस इज द मेन थिंग, सीखना समझना, मगर प्रैक्टिकली जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ पाएंगे ना। वेरिएबल प्रेशर पैटर्न, तो जिसका प्रेशर कम ज्यादा होता है तो इमोशंस का अटैचमेंट, जैसे किसी ने किसी का नाम लिख दिया तो एकदम लाइट अक्षर से लिखा, वहां पे प्रेशर नहीं है, तो वहां पे उसके साथ उसके इमोशंस अटैचमेंट कम है। तो आइदर ज्यादा हैवी प्रेशर से लिख दिया तो उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा है। ऐसी इंटेंसिटी उनके उन्होंने जो लिखा है वो उसके साथ उसका क्या एक्चुअली मेंटल लेवल पे कनेक्शन है, उस पर से उसका प्रेशर थोड़ा वेरिएबल हो सकता है। और वो बंदे की एनर्जी का लेवल कंटिन्यूटी सेम लेवल पे नहीं रहता है, वो उसके मूड स्विंग होते हैं, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। सिचुएशन के हिसाब से उनके मूड स्विंग ज्यादा होते हैं। जिसके हैंडराइटिंग में अपर जोन में अगर प्रेशर ज्यादा आता है तो उनका क्रिएटिव थिंकिंग अच्छा है, उनके हेल्दी उनकी हेल्थ अच्छी है। और अगर उनका डाउन जोन में जैसे वाई हो गया, जी हो गया, राइट, वहां पे अगर प्रेशर ज्यादा आता है तो ये बोल सकते हैं उनके
बॉटम द मतलब मिडल जोन से नीचे का जो बॉटम लेवल है, वहां पे उनको कुछ प्रॉब्लम हेल्थ वाइज है, या तो उनकी नी में प्रॉब्लम है, या तो उनके कोई हिप्स में, या तो लेग में, फीट में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा बोल सकते हैं। और तो ये है कि भाई अगर अपर लेवल पे प्रेशर ज्यादा है तो उनका हेल्थ हेल्दी है। और इधर कई बार पेस्ट्रोसिटी हम बाद में सीखेंगे, उसमें ये ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो प्रेशर से हम उनका माइंडसेट लेवल, उनका कनेक्शन फैमिली मेंबर के साथ, इंटेंसिटी, कोई भी बात के साथ, गोल के साथ, वो सब समझ पाते हैं। मैम एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ बोलिए। हाँ, प्रेशर ऊपर या नीचे तो उसमें फैमिली कनेक्शन कैसे पता लगेगा? वो बाद में डिस्कस करेंगे। राइट। जब पेस्ट्रोसिटी वगैरह आएगा ना, उसमें भी कुछ चीज आएगी। सडन चेंजेस इन प्रेशर, राइट। जैसे कोई प्रेशर में सडन चेंज आता है तो वो उसके वो सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर रिटन वर्ड या थिंग के लिए, या तो उसने कुछ लिखा है कि आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट माई दिस कंपनी, और वहां पे उसका प्रेशर ज्यादा गया है, तो वहां पे वो एक्सट्रीमली वो मेंटली कनेक्टेड है, उसकी इमोशनल अटैचमेंट वहां पे ज्यादा है, पॉजिटिव थिंकिंग और अपनी एनर्जी दे रहा है। और कुछ की चीजों के बारे में उसके नॉर्मल से कम प्रेशर है, तो वहां पे वो चीज के लिए या वो पर्सन के लिए उसकी इमोशंस थोड़ी कम है, इंटेंसिटी कम है। ये हमको समझना है। या तो कोई चीज उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, राइट, तो उसको बहुत लाइट प्रेशर से लिखेगा। आज के दिन का यहाँ पे क्लास कंप्लीट होता है। आज हमने किया प्रेशर एंड बेसलाइन। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। चलो थैंक यू। नेक्स्ट संडे थैंक यू मिलते मैम। हैं। Thank you very much, madam. Thank you. Thank you. Thank Thank you, you, ma'am. ma'am, for the थैंक rare यू Thank you. बाय knowledge. मैम। Thank you, ma'am. Thank you for giving us very, very good knowledge of